आदर्श परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी चारों तरफ बहुत ही कन्फ्यूज़न का माहौल है, जितना मुंह उतनी बातें। हर किसी के अपने अपने अलग मत है, सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज़ हैं और आम इन्वेस्टर, आम सदस्य बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या उसे इंतज़ार करना चाहिए समय का या उसे अपनी ओर से कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सभी अलग अलग मतों को ध्यान से देखते हुए मैंने अपनी ओर से कुछ चीज़ आपके सामने प्रस्तुत की है। आप उसे देखिए, समझिए और अपने स्व विवेक से फैसला लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। वीडियो बहुत लंबा है, इसलिए इसको कुछ भागों में मैंने बांटा है। आप प्रथम भाग आज देखिए और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस मामले में सभी निवेशकों से, सभी आदर्श कर्मचारियों से, सभी एडवाइजर से एक ही बात कहना चाहूँगा, विषम परिस्थितियों में एकजुटता बनाए रखें, भ्रामक खबरों पर नहीं जाए, दूसरे जो बातें फैलती है उन पर नहीं जाए। यहाँ एक ही बात ध्यान रखें कि न्याय जिंदा है, न्यायपालिका जिंदा है, न्याय का अस्तित्व है और यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यह किसी एक व्यक्ति का मैटर नहीं, यह कि 2, 5, 10 हज़ार का मैटर नहीं, यह सहकारिता के अस्तित्व का सवाल है। और जब सहकारिता के अस्तित्व के साथ 21 लाख सदस्यों के निवेशकों का हित अगर शामिल है तो जाहिर सी बात है उसकी प्रॉपर सुनवाई होना प्रत्येक निवेशक का अधिकार है। 21 लाख निवेशकों के हितों पर कुठाराघात नहीं होगा। कि यदि सोसाइटी रेगुलेट होती तो सबसे बड़ी बात 21 लाख निवेशकों को उसका लाभ मिलता, वो है सबसे पहली बात। यानी कि ऐसे लाचार लोग जो कि गरीब है, विधवा है, बुजुर्ग है, जिनकी स्थिति नहीं है कि वो विधिक कार्यवाही के अंदर जा सके, लोगों से मैं क्या कह रहा हूँ कोर्ट के चक्कर काट सके, तो यदि PIL के अंतर्गत सोसाइटी रेगुलेट होती तो यकीनन उन 21 लाख लोगों को लाभ मिलता। PIL प्रत्येक उस व्यक्ति को राहत देती जो अपने घर के अंदर बैठा हुआ, चाहे वो बिस्तर में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको भी लाभ मिलता। PIL के अंदर संपूर्ण जगत का हित, हर व्यक्ति का हित जो किसी न किसी रूप से उसमें शामिल नहीं है, उसका भी लाभ होता है। PIL का मकसद हमारा ये था कि सोसाइटी पूर्ण रूप से खड़ी हो जाए और हिंदुस्तान के इतिहास में हम अपना एक नाम शामिल कर पाए कि हिंदुस्तान में एक सोसाइटी खड़ी हुई। क्योंकि कई बात कह रहा हूं कि आज तक कई सोसाइटियां डूब गई, जनता की राशि डूब गई, लेकिन सोसाइटी के मैटर में पहली बार आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा हुआ जहां सोसाइटी को पुनः खड़े करने के लिए एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 21 लाख निवेशकों में कई ऐसे निवेशक हैं जो आदर्श सोसाइटी को खड़ा देखना चाहते थे और इस वक्त वह अपनी आंशिक सहायता भी, वो राशि का भुगतान लेने के लिए नहीं, आंशिक भुगतान करके या आंशिक सहयोग राशि भी देने को तत्पर थे। इस अवस्था में आदर्श सोसाइटी को एक बहुत बड़ी राहत प्रदान होती। आगे बात करते हैं कि इस मामले में सरकारी अनुदान भी प्राप्त किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि न्यायालय के आदेश पे, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने लिक्विडेटर नियुक्त किया है और आदेश जो होता है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार को होता, तो लिक्विडेशन स्वतः ही अपने आप ही समाप्त माना जाता। सॉफ्टवेयर भी अपने आप चलते और सबसे बड़ी बात है कि 21 लाख निवेशकों का भरोसा कायम रहता। और वहीं पर सबसे बड़ी बात मुद्दे की कहूं कि जब सोसाइटी रेगुलेट होती तो जनता को 1 साल और भी इंतजार करना पड़ता, तो जनता इंतजार करती, क्योंकि न्यायालय के आदेश पर अगर सोसाइटी रन करती है तो जनता को निश्चित रूप से एक बड़ा विश्वास होता और सबसे बड़ा फायदा होता उन 4 लाख एडवाइजर और 4000 कर्मचारियों को जो आज की तारीख में मरणासन्न अवस्था में, जिनके ऊपर लोग FIR पे FIR दर्ज कराए जा रहे हैं और जिनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आज वो मुंह छिपाए फिर रहे हैं। यदि सोसाइटी रेगुलेट होती तो उनको भी लाभ मिलता और उनको आज की तारीख में अपने घर में सम्मान के साथ रहने का मौका मिलता। आज कोरोना वायरस के इस दौर के अंदर भी उनको अपने घर छोड़कर कहीं और भटकना पड़ता। साथ ही बहुत बड़ी बात कहता हूं मैं,
अगर सोसाइटी रेगुलेट होती तो 4 लाख एडवाइजर और 4000 कर्मचारी बेरोजगार नहीं होते और उनको जो फायदे हैं, क्योंकि निवेशकों की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ, मैं अगर एडवाइजर और कर्मचारियों की बात करूंगा तो वो बेरोजगार नहीं होते और उनके, क्योंकि पीआईएल के अंदर किसी एक का नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान में सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों का लाभ शामिल था। तो इस प्रकार की कई बातें हैं और सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, अगर एक नया बोर्ड बनता तो वह एसओजी, एसएफआईओ, इनकम टैक्स, ईडी, यानी कि जितने भी प्रकार के डिपार्टमेंट है उनकी विभागीय जांच चलती रहती, लेकिन सोसाइटी के नए बोर्ड के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न्यायालय के आदेशानुसार ये सारे मामले थे वो एक अलग तरीके से देखे जा सकते थे। पीआईएल संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई वह सोसाइटी के रेगुलेशन को लेकर है, जिसमें सोसाइटी को रेगुलेट कराने की और सोसाइटी को चलाने की बात है। लगातार 24 जनवरी, 5 फरवरी, 7 फरवरी, 17 मार्च और उसके बाद 3 जुलाई, 16 दिसंबर को हमारी पीआईएल एडमिट हुई। 24 जनवरी की डेट आई, 5 फरवरी की डेट आई, 7 फरवरी की डेट आई, 17 मार्च की डेट आई। अंतर देखेंगे 3 महीने के अंदर रेगुलर 5 डेट। साथियों, मैं एक बता देना चाहता हूं कि आज की तारीख में सेंट्रल रजिस्ट्रार, एफआईयू, एसओजी, ईडी इत्यादि जो विभाग है, इन विभागों के वकीलों ने अपने वकालतनामे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रस्तुत कर दिए हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा कि क्या पता क्या कारण रहा कि स्टेट रजिस्ट्रार, जो कि सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार है, सहकारिता विभाग द्वारा और स्वयं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा कोई वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। थोड़ा सा मैं आपको गौर करा दूं कि 16 दिसंबर 2019 को हमारी पीआईएल की एडमिट हुई थी और इसके बाद तुरंत दूसरी तारीख जब मिली थी हमको 24 जनवरी 2020, जो कि पहली तारीख थी, और उस तारीख को विभागों ने अपने वकालतनामे प्रस्तुत कर दिए थे आदर्श और स्टेट रजिस्ट्रार को छोड़कर। और 24 जनवरी के बाद तुरंत रूप से तारीख बढ़ जाती है और वो आ जाती है 5 फरवरी 2020, तुरंत नजदीक की तारीख। पहले ही कहा था मैंने आपको कि कुछ अलग नहीं होने वाला है। 5 तारीख से 7 तारीख हो गई परसों की। आप सभी लोग सोच रहे हैं कि आज डेट एक्सटेंड हो गई, मतलब आज कुछ भी नहीं हुआ। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज कुछ हुआ और अलग ये हुआ कि आज एक और विभाग ने अपने जवाब पेश किया, वकालतनामा प्रस्तुत किया और वह विभाग है स्टेट रजिस्ट्रार। तो साथियों, अब केवल और केवल बाकी रहा 4 ऐसे रास्ते निकाले जो सोसाइटी के नुमाइंदे की उपस्थिति बाकी रही। जैसा कि आपने देखा कि पीआईएल दर्ज हो चुकी और उसके बाद लगातार पेशियों में सबके वकालतनामे आ गए, मगर सिर्फ और सिर्फ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से किसी का वकालतनामा नहीं आया। और इसी बात का बार बार पुरजोर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इसका वकील पत्र क्यों नहीं आया, इसके पीछे क्या कारण है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ मैं आपके सामने एक चीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ जो पीआईएल का मेन टाइटल है, जिसमें पिटिशनर का जिक्र किया हुआ है। पिटिशनर एडवाइज़र वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट है और जिसमें रेस्पोंडेंट को अगर आप देखेंगे तो पहली विपक्ष पार्टी है सेंट्रल रजिस्ट्रार, दूसरा है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी, तीसरा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, चौथा है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO, पांचवा है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SOG एंड ATS ऑफिस, छठी पार्टी जो है 6 नंबर पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रार राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया है, और 7वां और 8वां ये दोनों ही विपक्ष में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का जिक्र है।
जिसमें एक में 7वें नंबर पे सिरोही का एड्रेस और 8वें नंबर पे गुजरात अहमदाबाद का एड्रेस। यानी कि आज की तारीख में हमारी PIL के अंदर केवल और केवल आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की उपस्थिति बाकी रही। साथियों 7 फरवरी यानी परसों भी आप कोई उम्मीद मत कीजिए कि कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन साथियों कहीं न कहीं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का वकालतनामा नहीं आना, उसका जवाब नहीं आना या उनकी तरफ से उपस्थिति नहीं होना रहस्यमय गुत्थियां उत्पन्न कर रहा है। इसी पॉइंट पे मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जब दोनों ऑफिसेज पे लॉक है, दोनों ही ऑफिसेज बंद किए जा चुके हैं, तो ऐसे में जो नोटिस है वो तामील किसे हुआ। और ये बात श्योर है कि अगर किसी पियोन को या किसी स्टाफ को अगर तामील हो भी जाता है तो क्या उनके अंदर वो कैपेसिटी है कि इसमें वो सारी कार्रवाई कर सकें जो कि मुकेश जी मोदी और राहुल जी मोदी साहब कर सकते हैं। तो इसमें मेरा निवेदन इसी चीज़ का है कि इसमें राहुल जी और मुकेश जी मोदी का जो वास्तविक स्थिति है उसका जिक्र इसमें क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जेल में तामीली की जा सकती थी और वो एक प्रॉपर चैनल होता। तो इसमें मेरा वकील साहब से ये निवेदन है कि इस PIL में संशोधन किया जाए और उनकी भौतिक स्थिति जहाँ पर है उस एड्रेस का जिक्र कर वहाँ पर नोटिस तामील कराया जाए। 21 लाख निवेशकों के हित में एडवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा हमें चुना गया, उसके लिए हम एडवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। PIL में जो रिलीफ चाहिए गई है वो भी अगर आप गौर से देखें तो वो भी स्पष्ट रूप से आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें पहला पॉइंट है द रेस्पोंडेंट थ्रू इट्स सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी may kindly directed to take appropriate steps and action for making the protection and safeguard to the legitimate rights of the members of the respondent society. B part जो बताया गया है that the respondent central registrar New Delhi may kindly be directed for appointing the administrator till the reconstitution of the new board of Adarsh Credit Cooperative Society Limited. पहले पॉइंट में सदस्यों के हितों की सुरक्षा के बारे में बात की गई है और दूसरे पॉइंट में एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की बात कही गई है। तीसरा पॉइंट यानी C that the respondent central registrar New Delhi may kindly be directed for appointing the ad hoc committee till the reconstitution of the new board of Adarsh Credit Cooperative Society, यानी कि एक कमेटी का गठन किया जाए इससे पहले कि कोई आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की कार्यकारिणी या उसका जो वर्किंग कमेटी जब तक कि कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाए तब तक एक एड होक कमेटी का गठन किया जाए। चौथा पॉइंट दिया है द रेस्पोंडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में काइंडली बी डायरेक्टेड फॉर टेकिंग द एप्रोप्रिएट स्टेप्स वेयर बाय द लार्ज नंबर ऑफ द मेंबर कैन बी रीपेड देयर डिपॉजिट्स दोज हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन रेस्पोंडेंट सोसाइटी। इस पॉइंट से बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये चाही गई है कि जो रकम इन्वेस्टर्स ने मेंबर्स ने डिपॉजिट कराई गई है तो उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो किया जाए और उसके लिए उनको रिफंड किया जाए, स्पष्ट मांग इसमें की गई है। पांचवा पॉइंट है दैट रेस्पोंडेंट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट हैज अटैच्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्पोंडेंट सोसाइटी ACCS लिमिटेड may kindly be directed to release and hand over to administrator ad hoc committee through the Central Registrar Cooperative Society, New Delhi, so that operation of the society can be done and investors, those have invested their money in capacity of membership of society, can be repaid.
इस पॉइंट में भी एक स्पष्ट बात कही गई है कि जिसमें जो भी प्रॉपर्टी सीज की गई है उसको फ्री करे और एडहॉक कमेटी या फिर वर्किंग कमेटी को सुपुर्द करे ताकि उस पर प्रॉपर एक्शन लेकर लोगों का पैसा लौटाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट में है एनी अदर अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर और डायरेक्शन विच दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम्स जस्ट एंड प्रॉपर may kindly be passed in favor of the petitioner. Last point है writ petition filed by the petitioner may kindly be allowed with cost. तो PIL में जो रिलीफ चाहिए गई है वो स्पष्ट रूप से क्लियर है कि वो रिलीफ वही है जो हमें एक्चुअली चाहिए, चाहे वो लिक्विडेटर को हटाने की बात हो, एडहॉक कमेटी के कंस्ट्रक्शन की बात हो या फिर लोगों का जो इन्वेस्टेड पैसा है उन्हें लौटाने की बात हो। अगर सच में आदर्श की ओर से रिप्लाई चाहिए तो फिर उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है या फिर आदर्श के विरुद्ध हम एक्स पार्ट डिसीजन भी ले सकते हैं अगर सही मायनों में मकसद कुछ और ही है। PIL सिर्फ एक ही फाइल से काम हो जाता है जबकि पर्सनल रेट लगाने से बहुत सारे केसेस मिलते हैं। लेकिन इन 4 माह में आप 21 लाख निवेशकों के संपर्क में आकर दिन रात आपको फोन पर बातें कर आपसे संपर्क में जुड़ने के बाद मैं महसूस कर रहा हूं कि आदर्श सोसाइटी और अवार्ड से पहले मुझे आपकी प्राथमिकता नजर आती है और केवल आप और आप ही नजर आते हैं। साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज आप 21 लाख निवेशकों ने जो विश्वास, जो प्यार और जो स्नेह एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट को दिया है, जो हौसला अफजाई की है, उससे हमें ताकत मिली है कि हम आप 21 लाख निवेशकों के लिए पुरजोर तरीके से लड़े और पुरजोर तरीके से आपको न्याय दिलाने में अपना 100% योगदान दें। और यही कोशिश हम पिछले 4 माह से करते आ रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं इसमें जिसे मैं सार्वजनिक आप लोगों के सामने नहीं कर सकता हूँ। कई बातें हैं जिन्हें मन के अंदर रखना पड़ता है। आप बिना घबराए जो भी फैक्ट्स हों वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन सभी बातों का एक ही सार है कि हम चाहते हैं किसी भी रूप से कि हमने आपको जो समय सीमा दी है उस समय सीमा के अंदर हम आपको एक सकारात्मक परिणाम दे पाए। साथियों, दूसरी डेट निकल गई। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया, किंतु ये 7 फरवरी निकलने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि अगली डेट पर सभी विभागों के जवाब आ जाएंगे। न्यायालय किसी का इंतजार नहीं करता है। हर पेशी पे कोर्ट की प्रोसीडिंग होनी चाहिए, या तो प्रॉपरली नोटिस तामील हो या फिर एक्सपर्ट डिसीजन हो और साथ ही सभी डिपार्टमेंट्स के जवाब लिए जाएं। लेकिन साथियों, कहीं न कहीं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का जवाब नहीं आना हमें पीछे धकेल रहा है और हमें कमजोर कर रहा है, क्योंकि 21 लाख निवेशकों की जो आपकी आवाज थी वो आवाज आदर्श है और आपको विश्वास था। यही कारण है कि हमारे पोल पे 93% लोगों ने ये जवाब दिया था कि आदर्श अपना वकालतनामा प्रस्तुत करेगा। आप उसके बिना भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसका मतलब इसमें साइलेंट कंसेंट भी दिखाई देती है। अवार्ड जो भी रेमेडी मांग रहा है उसमें आदर्श को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। साथियों, अब क्या करें? सीधी सी बात है, जब वक्त अपने साथ है और आप लोगों की एक मजबूत जनहित याचिका प्रस्तुत हुई है, तब हम क्या करें कि आखिर हमको बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम मिल जाए। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं उन सभी निवेशकों से जो अपने आप को समर्थ पाते हैं और अपने आप को मजबूत पाते हैं, वह सोसाइटी कानून के जानकार एडवोकेट्स के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अंदर हो सके उतनी अधिक से अधिक याचिकाएं और प्रस्तुत करें, क्योंकि आज की तारीख में सभी विभागों को जवाब देना है केवल जनहित याचिका का। किंतु यदि आप द्वारा ढेरों जनहित याचिका आने वाली तारीख, ये 7 तारीख नहीं कह रहा हूँ, आने वाली तारीख से पहले यदि आपकी याचिकाएं एडमिट होती है कोर्ट में और उनके संबंध जब सभी विभागों को सर्व होते हैं, उनको भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा, इस PIL को मजबूती प्रदान करने के लिए हो सके उतने लोग जिनके अंदर अपने आप के अंदर जो कैपेबल मानते हैं अपने आप को, वह लोग माननीय उच्च न्यायालय के अंदर याचिकाएं प्रस्तुत करें, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रस्तुत करें, ताकि उसका सपोर्ट किसी न किसी रूप से जनहित याचिका को भी
प्राप्त होगा। और कुल मिलाकर कई शंकाओं को जन्म देता है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जवाब नहीं देना, कई गुत्थियां पैदा कर रहा है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुप रहना, मुकेश मोदी का चुप रहना, राहुल मोदी का चुप रहना और उपस्थित नहीं होना कहीं न कहीं शंकाओं को जन्म दे रहा है। तो साथियों, मेरी एक सलाह है आपसे कि यदि आप लोग अपनी याचिका प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इस संदर्भ में संपूर्ण विभागों से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट के साथ आप 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग समूह में जितना हो सके व्यक्तिगत याचिकाएं प्रस्तुत करें, ताकि 7 फरवरी के बाद जो अगली डेट आ रही है उससे पहले न्यायालय के अंदर आपकी याचिकाएं हो और उस पर शीघ्र निस्तारण हो, ताकि 21 लाख निवेशकों को राहत मिल पाए। जब सभी की ओर से PIL दर्ज की जा चुकी है तो पर्सनल रूप से रिट लगाने का क्या औचित्य है? क्या हम माननीय न्यायालय को अंधेरे में रखना चाहते हैं? क्या हम इस चीज़ को स्पष्ट रूप से पहले नहीं कह चुके? जो डिमांड हमने इसमें की है PIL में, क्या उससे कुछ अलग बात होने वाली है पर्सनल रिट में? दूसरी बात ये है कि कैपेबिलिटी का क्या सेंस है। इसका मतलब हुआ कि जो लोग कैपेबल नहीं हैं, जो किसी तरह से जोधपुर तक नहीं पहुंच सकते हैं या फिर मोटी मोटी फीस या फिर थोड़ा भी अमाउंट दे पाएँ, वो लोग सक्षम नहीं हैं, तो क्या उन्हें अपने हक का पैसा नहीं मिलना चाहिए? मेरा इतना सा निवेदन है माननीय वकील साहब कि आप पुनः अपने जो उन्वान है, अपना जो टाइटल है, रेस्पोंडेंट का जो एड्रेस है, उसको करेक्ट कराएं और नोटिस को प्रॉपर्ली तामील करवाएं। तब निश्चित रूप से प्रॉपर कानूनी रूप से नोटिस सर्व हो और कानूनी रूप से वकील पत्र कोर्ट तक पहुंचे। जब कोई व्यक्ति या कोई प्रबंधन न्यायिक अभिरक्षा के अंदर है, जेल के अंदर मौजूद है, इस अवस्था में यदि कोई सम्मन, कोई नोटिसेस, कोई प्रॉपर वे में तामील कराने हो तो बाकायदा जेल अधीक्षक को भेजे जाते हैं और जेल अधीक्षक द्वारा प्रबंधन को तामील कराई जाती है और उसकी कॉपी भेजी जाती है, या फिर उसको पब्लिक नोटिस के जरिए अखबारों में उसका प्रकाशन करवाया जाता है। तो अब आपको ये वीडियो देखकर ये क्लियर हो गया होगा कि जो वकील साहब ये जो बार बात कह रहे हैं कि नोटिस नहीं मिला या फिर वकील पत्र नहीं मिला, उन्हीं वकील साहब के कथनानुसार एक प्रॉपर तरीका है कि किस तरह से जेल में किसी व्यक्ति को नोटिस तामील कराया जाता है। अदरवाइज उसके द्वारा प्रस्तुत किया हुआ कोई भी स्पष्टीकरण या कोई भी वकील पत्र को नल एंड वॉइड समझा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम इसे सिलसिलेवार आगे तक जिक्र करेंगे, क्योंकि माननीय वकील साहब के बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं और वो बार बार कहते हैं कि मेरे सारे वीडियो को आप देखिए। तो मैंने सारे वीडियो को अच्छे से देखा है और उस पर मैं अपना जो भी एक समझ है, मेरी जो भी विवेक है, उसके अनुसार मैं अपना व्यू आपके साथ साझा करता रहूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सदैव मुस्कुराते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।